नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप सिंह और आप देख रहे हैं इतिहास गंगा। इतिहास गंगा के आज के अंक में हम एक ऐसे आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे जिसने गांधी जी और कांग्रेस को भारतीय राजनीति में पुनः स्थापित कर दिया। एक ऐसा आंदोलन जिसने लगभग अखिल भारतीय स्वरूप को धारण किया। एक ऐसा आंदोलन जिसके प्रगति और दमन को लेकर अंग्रेज हमेशा से दुविधा में थे, और एक ऐसा आंदोलन जिसकी परिणति इस प्रकार हुई कि अंग्रेजों को फिर समझौता करना पड़ा कि कांग्रेस आगे की चर्चा में भाग ले सके। जी हाँ मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ सविनय अवज्ञा आंदोलन की, और बात इस बात पे भी होगी कि दांडी मार्च क्या है, नमक कर आंदोलन क्या है और क्यों इसे प्रारंभ किया गया और किन कारणों के साथ इसे स्थगित किया गया। आइए प्रारंभ करते हैं। मित्रों, पिछले अंकों में हम लोगों ने यह चर्चा की थी कि साइमन कमीशन का विरोध किया गया और उसके अंत में नेहरू रिपोर्ट लॉन्च की गई। नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी, जिसका विरोध अंदर खाने कांग्रेस में भी हो रहा था, लेकिन गांधी जी के हस्तक्षेप के बाद यह निर्णय लिया गया कि हम 1 वर्ष तक इंतजार करते हैं। अगर 1 वर्ष के अंतर्गत अंग्रेज हमको डोमिनियन स्टेट प्रदान नहीं करते हैं तो फिर हम अपने उद्देश्य को बदलते हुए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करेंगे और एक नया आंदोलन प्रारंभ करेंगे। इसी विषय और इसी मांग के साथ 31 दिसंबर 1929 को लाहौर रावी नदी के किनारे मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का मुख्य अधिवेशन होता है, और उस मुख्य अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि अब हमारा उद्देश्य पूर्ण स्वतंत्रता होगी, जिसके अंतर्गत कांग्रेस के विधान की धारा 1 के तहत स्वराज्य को अब पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में लिया जाएगा। पंडित नेहरू और क्या कहते हैं? पंडित नेहरू कहते हैं कि मैं समाजवादी हूं, मैं गणतंत्रवादी हूं। पंडित नेहरू ये भी कहते हैं कि अब हम 26 जनवरी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे, और इन सारी बातों के बीच कांग्रेस के अंतर्गत एक प्रस्ताव पारित किया जाता है जिसमें गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने के पूर्ण अधिकार प्रदान किए जाते हैं। कुछ दिनों बाद 2 जनवरी को यह रणनीति बनती है कि 26 जनवरी को किस प्रकार मनाया जाएगा। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस का रूप दिया जाता है और 26 जनवरी को सांकेतिक स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। जब फरवरी 1930 आती है तो साबरमती में एक बड़ा सम्मेलन होता है, और उस सम्मेलन में गांधी जी आने वाले आंदोलन की रूपरेखा तैयार करते हुए वहां जो भी कांग्रेसी नेता, कार्यकर्ता या अन्य सामान्य जन एकत्रित हुए हैं उनको ये बताते हैं कि आने वाले समय में हमारी रणनीति क्या होगी। गांधी जी ने संपूर्ण आंदोलन की रूपरेखा समझाई। उन्होंने ये बताया और यह स्पष्ट किया कि एक अहिंसक आंदोलन कैसे एक वृहद आंदोलन हो सकता है और कैसे उसका प्रभाव हमारे पक्ष में आ सकता है। गांधी जी जब इस आंदोलन को प्रारंभ करने का मन बना रहे थे, उसी समय उन्होंने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन को एक 11 सूत्री मांगें प्रस्तुत की। 11 सूत्री मांगें प्रस्तुत करने का कारण ये था कि अगर सरकार हमारी इन 11 सूत्री मांगों को मान लेती है तो हम यह आंदोलन नहीं करेंगे, अगर नहीं मानती है तो हम यह आंदोलन प्रारंभ करेंगे। उन 11 सूत्री मांगों में मुख्य मांगें क्या थी, इन पे भी चर्चा करते हैं। सबसे पहली मांग थी कि जो भारतीय लगान है उसे 50% कम कर दिया जाए। सैनिक और असैनिक कर्मचारियों के वेतन में 50% की कटौती की जाए। पूर्ण शराबबंदी हो। जो विनिमय दर है उसे 1 शिलिंग से हटाकर 4 पैसे कर दिया जाए। जितने भी मद्य की चीज़ें हैं, मतलब नशे की चीज़ें हैं, उन पर पाबंदी लगाई जाए। विदेशी कपड़ों के बहिष्कार की मांग की, और उन्होंने एक बात कही कि भारतीय अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार रख सकें, इस प्रकार की भी उनको छूट दी आनी चाहिए। और अद्यतन तत्कालीन समय में उस समय तक जितने भी राजनीतिक कैदी हैं उनको रिहा कर दिया जाए। उन 11 सूत्री मांगों में ये प्रमुख मांगें थीं जिनको तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के सामने रखा जाता है, लेकिन लॉर्ड इरविन इस संपूर्ण विषय को नज़रअंदाज कर देते हैं। ये जब भी हम पूरे आंदोलन की रूपरेखा को देखेंगे, इसके कारण, स्वरूप और प्रगति को देखेंगे तो लगातार यह पाएंगे कि इस आंदोलन को लेकर ब्रिटानिया हुकूमत
शुरू से संदेह में रही और बाद में समझौते की नीति को अपनाकर आगे बढ़ी। गैर सूत्री जो मांगे होती हैं उनको तत्कालीन वायसराय नज़रअंदाज कर देते हैं। तो अब स्पष्ट हो जाता है कि गांधी जी अपने जो भी पूर्व नियोजित आंदोलन है उसको प्रारंभ करेंगे। गांधी जी की रूपरेखा के अनुसार 78 उनके अनुयायी, जिनको गांधी जी ने स्वयं चुना था, साबरमती आश्रम में एकत्रित होते हैं। 12 मार्च को एक यात्रा प्रारंभ होती है जिसे दांडी यात्रा का नाम दिया जाता है। यह जो 78 अनुयायी हैं, इनमें से सर्वाधिक अनुयायी गुजरात के हैं। मित्रों, एक वेबसाइट है www.mkgandhi.org जो कि महात्मा गांधी जी को समर्पित है। उसके अंतर्गत उन 78 के 78 अनुयायियों के नाम क्रमशः अंकित हैं और उसी में यह बात भी अंकित है कि सर्वाधिक अनुयायी गुजरात प्रांत से थे। यात्रा प्रारंभ होती है। गांधी जी जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, गांवों में वहाँ के लोग उनके स्वागत के लिए तोरण लगाते हैं, बंदरवार लगाते हैं, रंगोलियाँ बनाते हैं, उनकी आरती उतारी जाती है। उस पथ के किनारे किनारे लोग चरखे रखते हैं, चरखे काटते हैं और गांधी जी को अपनी आस्था, विश्वास और समर्थन प्रदान करते हैं। जैसे जैसे गांधी जी दांडी की तरफ आगे बढ़ते हैं, उनका जो वो जनसैलाब था वो बढ़ता जाता है, लोग उनके साथ शामिल होते जाते हैं। फिर दिनांक आती है 5 अप्रैल 1930 और गांधी जी दांडी पहुंच जाते हैं। दांडी गुजरात का एक स्थान है जो कि नवसारी नामक जिले में स्थित है। 6 अप्रैल 1930 गांधी जी जहां नमक बनाया जाता है समुद्री तट पर, वहां जाते हैं और एक मुट्ठी नमक अपने हाथ में लेकर सांकेतिक रूप से नमक कर का उल्लंघन करते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा करते हैं। जब गांधी जी ने अपनी यह संपूर्ण यात्रा प्रारंभ की तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस यात्रा की तुलना नेपोलियन की पेरिस मार्च और मुसोलिनी की रोम मार्च से की थी। गांधी जी अपने आंदोलन की मुख्य धारा को अपने अनुयायियों को, अपने समर्थकों को और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को समझाते हैं। वो ये बताते हैं कि अगर अंग्रेजी सरकार हमारे इस आंदोलन का दमन करती है, मुझे गिरफ्तार करती है, तो यह आंदोलन नेतृत्व विहीन नहीं होगा। तुरंत मेरे बाद कोई व्यक्ति नेतृत्व संभालेगा और जिन नीतियों पे, जिन रीतियों पे इस आंदोलन को खड़ा किया गया है, हम अक्षर से उसका पालन करते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करने तक इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। अब वो रीति और नीति क्या है? सबसे पहली नीति यह है कि पूर्णतः अहिंसात्मक आंदोलन होगा। विदेशी वस्तुओं, मद्य वस्तुओं का पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा। सरकारी विद्यालयों, सरकारी वकालतदाताओं, सरकारी अदालतों, इनका विरोध किया जाएगा। कर नहीं दिया जाएगा। इस तरह की सारी चीज़ें रहती हैं। लगभग जो भी रूपरेखा है वो नकारात्मक और सकारात्मक रूप से असहयोग आंदोलन से मिलती जुलती है। 2 प्रमुख चीज़ें थी। सबसे पहला, नमक कर का उल्लंघन किया जाएगा। चूंकि संपूर्ण भारत में तटीय क्षेत्र नहीं है, तो जिन क्षेत्रों में तटीय क्षेत्र नहीं है वहाँ पर कर ना अदायगी को इस आंदोलन से जोड़कर उसे तीव्रता के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। और गांधी जी उद्घोषणा करते हैं और संपूर्ण देश सनह सनह इस आंदोलन की तरफ बढ़ता है। और सबसे अच्छी बात इस आंदोलन की यह है कि प्रत्येक वर्ग और महिलाएं इस आंदोलन से पूर्ण मनः जुड़ते हैं। कुछ एक लोग इस आंदोलन से जुड़ते भी नहीं हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अनुपालन में तमिलनाडु तट पर तंजौर पे श्री राजगोपालाचारी साहब एक यात्रा निकालते हैं तिरुचिरापल्ली से वेदारण्य तक। और इसी समय मालाबार तट पर वायकोम सत्याग्रह के प्रमुख नेता केलप्पन एक यात्रा निकालते हैं कालीकट से पेन्नार तक की। तो 2 ये प्रमुख यात्राएं होती हैं जो गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के अनुपालन में की जाती हैं। ये वही श्री राजगोपालाचारी हैं जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी बनते हैं। जी हाँ मित्रों, आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा के तट पे यह जिम्मेदारी संभाली थी गोपाल चंद्र चौधरी और असम में यह जो जिम्मेदारी है वो तरुण राम फूकन संभाल रहे थे। मित्रों, और इस आंदोलन को जब हम डिटेल में पढ़ते हैं, इसके सार में जाते हैं, गर्भ में जाते हैं, तो देखते हैं कि आंध्र प्रदेश में संपूर्ण आंदोलन को अच्छी तरह से चलाने के लिए सैनिक तर्ज पर छोटे छोटे मुख्यालय बनाए गए थे जिनको नाम दिया गया था शिविरम। शिविरम में सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता इकट्ठा होते थे, योजना बनती थी
और वहीं पर रहकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाता था। मित्रों, उत्तर पश्चिमी प्रांत पे, जो भारत का उत्तर पश्चिमी प्रांत है, वहाँ पर एक गांधी जी के बहुत ही महत्वपूर्ण और कद्दावर अनुयायी थे जिन्हें हम सीमांत गांधी भी कहते हैं। जी हाँ, अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान वहाँ पर एक संगठन चलाते हैं जिसे खुदाई खिदमतगार कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ यह होता है खुदा की सेवा करने वाला, अर्थात ईश्वर की सेवा में रत। और उनकी जो वेशभूषा होती है वो वेशभूषा में लाल रंग की कुर्ती पहनते हैं, इसलिए उस मूवमेंट को लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है। वो कहने को तो पठान हैं लेकिन पूर्णतः अहिंसात्मक आंदोलन करते हैं। इसी समय जिन्ना ने खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, उनके ऊपर तंज कसते हुए कहा था कि गांधी ने पठानों को नपुंसक बना दिया है। आगे बढ़ते हैं। जब यही सारे सीमांत गांधी के अनुयायी, खुदाई खिदमतगार के कार्यकर्ता, स्वयं सेवक आंदोलन चला रहे थे, तभी उस आंदोलन के दमन के लिए वहाँ पर गढ़वाली रेजिमेंट भेजी जाती है। लेकिन आंदोलन का प्रभाव देखिए, लोगों को लोगों से जोड़ने का इंतजाम देखिए कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने अपने ही कार्यकर्ताओं पर गोली चलाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम अपने कार्यकर्ताओं पर गोली नहीं चलाएंगे। और हुआ क्या? चंद्र सिंह गढ़वाली को कैद किया जाता है, काले पानी की सजा दी जाती है और चंद्र सिंह गढ़वाली भारतीय इतिहास में सुनहरे अक्षरों से अंकित हो जाते हैं। मित्रों, नागालैंड में नागा जनजाति के यदुनांग और उनकी चचेरी बहन गौडनिल्लू का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। गौडनिल्लू इस आंदोलन में सबसे अधिक समय तक जेल में रहने वाली नेत्री बनती हैं। उन्हें नागालैंड की जोन ऑफ आर्क कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू उनको रानी की उपाधि देते हैं। जब इस पूरे आंदोलन का दमन किया जा रहा था तो रानी गौडनिल्लू को इम्फाल जेल में भेजा जाता है। यह आंदोलन धीरे धीरे बढ़ता है। मध्य प्रांत, कर्नाटक, महाराष्ट्र, जिन क्षेत्रों में तटीय क्षेत्र नहीं थे, वहाँ पर कड़े वन नियमों के उल्लंघन के लिए आंदोलन किया जाता है। जहाँ पर तटीय क्षेत्र नहीं थे वहाँ पे कर ना अदायगी आंदोलन चलाया जाता है। और यह जो कर ना अदायगी आंदोलन है मित्रों, यह अंग्रेजी सरकार के साथ साथ जमींदारों की हुकूमत पर भी एक आक्षेप था, एक प्रहार था। लेकिन सबसे अच्छी बात थी कि अभी तक संपूर्ण आंदोलन पूरी तरह से अहिंसात्मक था। अब इस समय अंग्रेजी सरकार के मस्तिष्क में क्या विचार चल रहा है? प्रारंभ में तो उन्होंने संपूर्ण आंदोलन को नजरअंदाज किया, लेकिन अब उनको लगा जब आंदोलन का स्वरूप प्रगति को प्राप्त करता है, वृहद स्वरूप धारण करता है, तो उनको लगा कि अब तो यह आंदोलन किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाएगा तो अंग्रेजी सरकार को ही पहुंचाएगा। अगर हम इनका दमन नहीं करते हैं तो जनता के बीच में यह संदेश जाएगा कि अंग्रेजी सरकार कांग्रेस के इस कार्यक्रम से डर गई है। अगर हम इसका दमन करते हैं तो जो अंग्रेजी सरकार है उसका क्रूर चेहरा जनता के सामने आ जाएगा। लेकिन इस पूरे लब्बो-लबाब के बीच में अंग्रेजी सरकार यह निर्णय लेती है कि अब इस आंदोलन का दमन करना अनिवार्य हो गया है। जो प्रांतीय प्रशासन था उसको ये निर्देश दिए जाते हैं कि कुछ भी करके इस आंदोलन का दमन किया जाए, दमन प्रारंभ करना है। लेकिन दमन इतना आसान नहीं था, क्योंकि इस संपूर्ण आंदोलन में बच्चा बच्चा जुड़ा हुआ था। मित्रों, दो प्रकार की सेनाएं बनाई गई थी। जो बालकों की सेना थी उसे वानर सेना का नाम दिया गया था, और जो बालिकाओं की सेना थी उसे माजरी सेना का नाम दिया गया था। कुछ इतिहासकार ऐसा कोट करते हैं कि प्रियदर्शनी अर्थात इंदिरा गांधी जब बाल्यावस्था में थी तो उन्होंने माजरी सेना के अंतर्गत रहते हुए कार्य भी किया था। आंध्र प्रदेश की एक घटना होती है कि जब भी लोग तिरंगा झंडा हाथ में लेकर आंदोलनरत होते थे तो उनके हाथ से तिरंगा छीन लिया जाता था। लेकिन संपूर्ण क्रांति जितने भी कार्यकर्ता थे वो तब तक आंदोलन करते रहते थे, तब तक प्रयास करते रहते थे जब तक उनके अंदर जान रहती थी, चेतना रहती थी। बालिकाओं, जो भी बालक थे, उन सबका भी यही हाल था। तो जब बालकों को लगा कि हमारे हाथ से झंडा छीन लेते हैं तो उन्होंने एक अनूठा प्रयोग किया, इतना अनूठा कि सुन के ही मन आह्लादित हो जाता है। उन्होंने क्या किया कि अपनी जो स्कूल की यूनिफॉर्म थी उसको ही तिरंगे रंग में ढाल लिया और उसको पहन के अब मतरंग होके चलते थे और कहते थे कि अब उतार लो हमारे कपड़े, अब हमारा ये जो यूनिफॉर्म है यही हमारा तिरंगा है। लेकिन अंग्रेजों ने मन बना लिया था कि अब इस आंदोलन का दमन करना ही करना है। और इसी के तहत 4 मई को वायसराय का आदेश आता है कि गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाए। 5 मई को गांधी जी को गिरफ्तार करके यरवदा जेल ले जाते हैं। जैसे ही गांधी जी को गिरफ्तार किया जाता है, उनके स्थान पर नेतृत्व की कमान संभालते हैं
अब्बास तैयब जी। जब गांधी जी गिरफ्तार नहीं हुए थे तब उन्होंने इस आंदोलन को और व्यापक बनाने के लिए घोषणा की थी कि मैं अपने लगभग 2000 कार्यकर्ताओं के साथ धरासाण नामक स्थान पर जो नमक निर्माणशाला है उसका घेराव करेंगे। लेकिन उसके पहले ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के समय के मित्र इमाम साहब, गांधी जी की कट्टर अनुयायी और समर्थक सरोजनी नायडू और गांधी जी के पुत्र मणिलाल। ये तीन लोग लगभग 2000 कार्यकर्ताओं की संख्या को लेकर पहुंचते हैं धरासाण। धरासाण में ये चूंकि पहले से अनाउंस था कि एक कार्यक्रम होने वाला है, तो वहाँ पे पुलिस पर्याप्त संख्या में थी और जैसे ही कार्यकर्ता उस निर्माणशाला के नज़दीक पहुँचते हैं, उनके ऊपर उन लाठियों से प्रहार किया जाता है जिनके ऊपर लोहे की मूठ लगी हुई है। एक जत्था आगे जाता है, सैनिक उनके ऊपर लोहे की मूठ वाली लाठियों से प्रहार करते हैं, वो गिर जाते हैं। उनके हाथ से जैसे ही तिरंगा गिरने वाला होता है, पीछे वाला दल आता है, तिरंगा संभालता है, वंदे मातरम का नारा लगाता है, फिर उनके ऊपर प्रहार होता है और लगातार एक क्रम चलता रहता है और 12 बजे तक, दिन के 12 बजे तक लगभग 450 लोग घायल हो जाते हैं, 2 लोगों की मृत्यु हो जाती है। लेकिन कार्यकर्ता टस से मस नहीं होते हैं। जब उनको लगता है कि अब अत्याचारियों का दमन ज़्यादा तेज हो रहा है तो वहीं अपने स्थान पर बैठ जाते हैं और बैठकर अपने आंदोलन को प्रगति प्रदान करते हैं। तत्कालीन समय में न्यू फ्रीमैन नामक पत्र के संवाददाता वेब मिलर, जो कि गांधी जी के मित्र भी थे, वहां उपस्थित थे और उन्होंने अगली सुबह न्यू फ्रीमैन में अपना एक लेख लिखा और उसमें बताया, उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा कि मेरे 18 साल के संवाददाता के रूप के जो कार्यकाल था उसमें मैंने कई सारे दंगे देखे हैं, गली कूचों की लड़ाइयाँ देखी हैं, रक्त रंजित क्रांतियाँ देखी हैं, लेकिन इतना विभत्स कार्य मैंने कभी नहीं देखा। इतना विभत्स हुआ था। धीरे धीरे दमन के कार्य को आगे बढ़ाया जाता है। जो भी गरीब और किसान तबका इस आंदोलन से जुड़ा हुआ था या बड़े लोग जुड़े हुए थे, उन सब की संपत्तियों को, जमीनों को हथियाने का कार्यक्रम चला दिया जाता है। इसके विरोध में मदन मोहन मालवीय जैसे कई बड़े नेता अपनी भी गिरफ्तारी देते हैं और कार्यक्रम को और मजबूत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अंग्रेजों का दमन कार्यक्रम और तेजी से बढ़ता है। किसी भी आंदोलन की आयु बहुत लंबी नहीं होती है मित्रों। धीरे धीरे वो आंदोलन टूटने लगा। जो लोग अपना घर बार छोड़कर शिविर में रह रहे थे या जंगल में चले गए थे, अब उनकी रोजी रोटी चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। दमन इस हद तक बढ़ गया था कि गुजरात में दमन करते समय अंग्रेजों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 80 वर्ष की माँ को नहीं छोड़ा था। उनके बर्तन तोड़ डाले थे, खाने के सामानों में कंकड़ मिला दिए थे। आगे क्या होता है, बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां प्रारंभ होती हैं। लेकिन इसी समय तक साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा होनी थी और प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है लंदन में। जैसे ही इसका आयोजन किया जाता है, कांग्रेस स्पष्ट रूप से मना कर देती है कि हम इस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। खैर, गोलमेज सम्मेलन होता है। गोलमेज सम्मेलन जैसे ही होता है तो तत्कालीन जो भी अंग्रेज हुक्मरान रहते हैं वो यह स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भारत के विषय में चर्चा करना कांग्रेस के बिना वैसा ही है जैसे राम के बिना रामलीला करना। अब अंग्रेजों को यह समझ में आ गया था कि अगर गोलमेज सम्मेलन में साइमन कमीशन की रिपोर्ट पे चर्चा करना है तो कांग्रेस को आना ही पड़ेगा। तो ये मजबूरी हो गई थी कि एक समझौतेवादी नीति को अपनाया जाए और उस नीति के तहत वायसराय ये आदेश देते हैं कि गांधी जी को जेल से छोड़ा जाए। और उसके पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू को यरवदा जेल ट्रांसफर किया जाता है कि वो जाके वहां पे इस बारे में कुछ बात करें। तेज बहादुर शप्रू, M.R. जयकर इस वार्ता के बीच में मध्यस्थता करने के लिए चुने जाते हैं। खैर, गांधी जी को लगा कि अब ये समय आ गया है कि हम बराबरी में बैठकर, चूंकि गोलमेज सम्मेलन होगा तो उधर अंग्रेज बैठेंगे तो इधर हम बैठेंगे, बराबरी का वातावरण होगा, तो हम समय आ गया है कि हम अब अपनी बात मजबूती से कह सकते हैं। फिर वो तारीख आती है 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, जिसमें कुछ बातें होती हैं। जिसमें सबसे पहली मांग कांग्रेस मानती है कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को अनिश्चितकालीन स्थगित करते हैं। अब
कांग्रेस की मांगे क्या थी? कांग्रेस की सबसे पहली मांग थी कि जो भी राजनीतिक कैदी हैं उनको रिहा कर दिया जाए, जिन भी किसानों की, मजदूरों की, अन्य लोगों की संपत्तियां जब्त की गई हैं उनको वापस कर दिया जाए, लेकिन वही संपत्तियां जिनको अभी थर्ड पार्टी को बेचा नहीं गया है, वो संपत्ति वापस नहीं हो पाई। वो बाद में वापस हुई जब 1937 में कांग्रेस की सरकारें जहां जहां बनी वहां के लोगों की संपत्तियां पुनः वापस हो गई। लेकिन इसी समय संपूर्ण देश इस बात की आशा लगाए बैठा था कि गांधी जी इरविन के साथ एक समझौता करेंगे जिसमें शहीद आजम भगत सिंह की फांसी की माफ़ी होगी, लेकिन ना तो गांधी जी उसको गांधी इरविन समझौते में ला पाए, तो फिर अंग्रेज माने कैसे, इस विषय में तो चर्चा करना ही बेईमानी है। लेकिन कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि गांधी जी ने भरसक प्रयास किया था कि वो इस समझौते का अंग बने, लेकिन बन नहीं पाए। इस प्रकार यह संपूर्ण आंदोलन प्रारंभ होता है और स्थगन तक पहुंचता है। कई सारे इतिहासकार और वामपंथी इतिहासकार मुख्यतः गांधी जी के ऊपर यह आरोप लगाते हैं, चूंकि लगभग 1 वर्ष कंप्लीट हो रहा था इस संपूर्ण आंदोलन को और पूंजीपतियों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा था, इस वजह से गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित किया। गांधी जी के ऊपर हमेशा ये आरोप लगता है कि गांधी जी का पूंजीपतियों के साथ बहुत ही अच्छा संबंध रहा है, लेकिन यह आरोप बहुत ही बेबुनियाद है, क्योंकि किसी भी आंदोलन को एक बड़े दमन के साथ लंबे समय तक चला पाना कभी भी संभव नहीं होता है। और वही हुआ, और यह सही भी है कि आंदोलन जब अपनी परिणति या अपने उद्देश्य के लगभग पास पहुंच जाए और उसे चलाना मुश्किल हो तो उसे कुछ समय के लिए शांत कर दिया जाए, हम पुनः ऊर्जा एकत्रित करें, ऊर्जान्वित हों और फिर एक नए और सुधरे हुए लक्ष्य के साथ आगे कदम बढ़ाएं। और इसी के साथ गांधी जी ने इस आंदोलन को समाप्त किया। आगे आने वाले अंकों में हम गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौते पर मजबूती से और आगे बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।